हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान पढ़ा जा रहा है। और भारतीय संविधान जो हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत की बुक से, और पूरा डिटेल में संविधान को पढ़ रहे हैं और पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आप अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो बेहतर है आपके लिए, आप इसे सीख सकते हो और संविधान के बारे में जान सकते हो। ठीक है, चलो केंद्र राज्य संबंध के बारे में आज बढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र और उन राज्य, उनके बीच संबंध कौन सा है वो पढ़ेंगे हम, क्या क्या संबंध है, क्या स्थिति है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। कह रहा भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। मतलब भारत क्या है, भारत एक संघीय राज्य है, अभी हमने पढ़ा। और हमको ये भी पता है कि जो इनकी समस्त शक्तियाँ हैं, चाहे वह विधायी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वित्तीय हो, सभी प्रकार की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य बांटी गए हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है, जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा नहीं हुआ है, वह एक मतलब अलग ही उनका एक ढांचा है। ठीक है, चलो फिर यहाँ बात करें, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिगत से किया जा सकता है। एक विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध एवं तीसरा वित्तीय संबंध है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधायी संबंध। अच्छा, विधायी संबंध क्या है? तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, इनकी जो विधायी संबंध है उनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 245 से 255 तक, भाग 11 में। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो ये केंद्र और राज्य के विधान का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है, मतलब केंद्र का और राज्य का विधान का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम चालू करते हैं। अब देखो, संविधान में पूरे भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, संसद पूरे भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। मतलब जो हमारा संसद है वह पूरे भारत पे या उसके किसी क्षेत्र पर एक कानून बना सकती है। ठीक है, उसका अधिकार है। ठीक है, संसद का। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, तो भारतीय क्षेत्र में क्योंकि सभी राज्य शामिल हैं। ठीक है, और केंद्र शासित राज्य और किसी भी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। जो भी केंद्र, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हों, उनको सबको भारत के अंदर माना जाता है। और जब भारत के अंदर है तो भारत के अंदर जो संविधान बनाने, कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। ठीक है, अब आगे, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी, यहाँ पूरे राज्य का मतलब ये है कि पूरे भारत। ठीक है, पूरे राष्ट्र, राज्य या राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, कौन? राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल मतलब उनका जो अलग अलग अपना राज्य है, अलग अलग अपना क्षेत्र है, वहाँ कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? विधानमंडल बना सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाता। जो राज्य विधानमंडल कानून बनाए जाते हैं वह अन्य किसी राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे। मतलब उनके प्रॉपर राज्य के लिए ही वो कानून होंगे, वह दूसरे राज्य के लिए नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार चलाने के नियम बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कानून राष्ट्रपति बनाता है। कौन कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप। ये जो जितने भी आप कह सकते हो, जो जितने भी समुद्र में हैं, ठीक है, द्वीप, वहाँ पे वो अधिकार है राष्ट्रपति को 4, कि वो अपना अधिकार मतलब अपना कानून राष्ट्रपति, वहाँ का कानून राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा, तो आपको पता है संविधान की 7वीं अनुसूची में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है ये हम देखते हैं पहले। कह रहा सूची 1 मतलब जिसे संघ सूची कहा जाता है, सूची 2 जिन्हें राज्य सूची कहा जाता है, और सूची 3 जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, 3 सूचियों की व्यवस्था है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जिन्हें संघ, पहला संघ सूची, फिर राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को अधिकार है, संसद को सकते हैं। मतलब यहाँ आप कह सकते हो कि संघ सूची में
संघ सूची में किसको अधिकार है, मतलब संघ सूची जो है वह किसको अधिकार, वो उस पर कानून कौन बना सकता है, उस पर कानून संसद बना सकता है। ठीक है, संघ मतलब केंद्र, केंद्र सूची या संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। और इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मूलतया 97। ठीक है, इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं। तो अगर आपसे पूछेगा इसमें कितने विषय हैं, तो 100, मतलब 100 विषय हैं। और मूलतः 97, मतलब पहले 97 थे, आज 100 विषय हैं। जैसे रक्षा, अब देखो आप रक्षा किस में है, तो आप कह सकते हो रक्षा वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये सूचियाँ आती हैं बहुत बार पेपर में आती हैं, मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन इनका यहाँ से कंफर्म रहता है। ठीक है, कि एक सूची वो जरूर पूछते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे याद करते चलेंगे और समझते चलेंगे। बैंकिंग, देखो बैंकिंग जो संबंधित है वो सब संघ सूची संबंधित है। क्यों? क्योंकि बैंक जो ढांचा है वह केंद्र का ही है, राज्य का नहीं है। ठीक है, विदेशी मामला, अगर विदेशी मामला कोई होता है तो यहाँ से बस समझते चलो। ठीक है, याद नहीं करना, बस एक बार आप समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। विदेशी मामला और विदेशी मामलाओं पर, विदेशी जो मामला होता है उस पर बैठक कौन करता है, उस पर सुनवाई कौन करता है, राज्य तो नहीं जाता ना करने, संघ ही करता है। तो जो विदेशी मामला है वो संघ सूची का विषय है। फिर हम बात करते हैं मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया। अब देखो मुद्रा घटती है बढ़ती है भारत का, तो किस पे दबाव जाता है, प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री के सबको कारण मतलब प्रधानमंत्री कारण बनते हैं। तो ऐसे समझ लो कि मुद्रा क्या है, मुद्रा केंद्र सूची का विषय है। आणविक शक्ति, ठीक है, अब ये जो आणविक शक्ति है ये भी केंद्र सूची का विषय है। बीमा, आपको याद करना, बीमा किसका विषय है, केंद्र सूची का। ठीक है, ये प्रॉपर किसी राज्य इस पर कानून नहीं है, तो ये सारे जो मामले हैं इस पर केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, तो हमको इस तरीके से याद करना है। केंद्र राज्य व्यापार, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जब व्यापार होगा तो ये राज्य केंद्र सूची का विषय है। वाणिज्य है। जनगणना, जनगणना बार बार पूछता है किसका है, तो जनगणना केंद्र का है। लेखा परीक्षा, ये सब किसका है, ये संघ सूची का विषय है। मतलब ये जो मामले हैं इस पर कौन कानून बनाता है, नियम बनाता है, तो संघ बनाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं राज्य सूची के विषय को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में विषय शामिल करने के कानून की शक्ति दी गई है। मतलब जो राज्य विधानमंडल होता है वो राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इस समय इसमें 61 विषय हैं, मूलतया इसमें 66 विषय थे। ठीक है, मूलतया इसमें 66 थे, लेकिन अब इस समय 61 है। अब देखो, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, तो जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची की विषय है। पुलिस किसकी है, तो पुलिस राज्य सूची की विषय है। जन स्वास्थ्य किसकी है, तो जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सफाई, कृषि राज्य सूची का। जेल किसका है, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन किसका है, राज्य का है। मत्स्य पालन और बाजार, ये सब राज्य सूची का विषय है। अब फिर हम बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब जो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतया 47 विषय थे। ठीक है, जैसे आपराधिक कानून समवर्ती सूची है। सिविल प्रक्रिया समवर्ती सूची है। विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची है। जनगणना क्या है, ये जनगणना ये समवर्ती सूची का विषय है। नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है। बिजली हुआ, ठीक है, श्रम कल्याण हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना हुआ, दवा, अखबार, पुस्तक, ये सारी जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमको याद रखना है। यहाँ देखिए 42वां संविधान संशोधन, ऊपर कर देता हूँ अब। ठीक है, देखो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो मतलब 1976 में 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया राज्य सूची से। अब देखो शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारा है समवर्ती सूची, लेकिन शिक्षा को कब बदला गया, 42वें संविधान संशोधन बार बार पूछा जाता है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, फिर आता है वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 42वां संविधान संशोधन करके समवर्ती में रख दिया गया। नाप तौल हुआ आपका, ठीक है, वन्य जीवों एवं पक्षियों की रक्षा हुई, ठीक है, संरक्षण हुआ। और न्याय प्रशासन, तो ये सब किसके विषय हैं, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। और ये जो हमने पढ़ा ये किसमें चेंज है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत बदले गए हैं।
ठीक है। शिक्षा और वन, आप तो एकदम ये जबान पे होना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ कह रहा है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची के संबंध में विषयों पर वे तीनों सूचियाँ सम्मिलित नहीं होती, ठीक है। पर विधान बनाने का अधिकार संसद को होता है। अगर मान लो कोई अवशिष्ट सूची है या कोई नई सूची आती है तो उस पर कानून हमेशा संसद बनाता है, ठीक है। उस पर कानून क्या कौन बनाता है? संसद बनाता है। फिर हम बात करते हैं, इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है और क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व को विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में, मतलब जो जहां जिसकी आवश्यकता है उनको वहां रख दिया गया है। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका और एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर देखो जो ये सूचियाँ थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिरत्नीय महत्व में लाया गया था, ठीक है। 1935 में कब लाया गया? 1935 में लाया गया। इस मामले में भारत ने कनाडा की पद्धति को अपनाया है, ठीक है। कनाडा की पद्धति को अपनाया है। संविधान में देखो, संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। मतलब देखो सबसे यहाँ इसका कहने का मतलब ये है, पहले सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है संघ सूची, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? फिर है समवर्ती सूची, और फिर उसके नीचे कौन है? राज्य सूची। मतलब राज्य सूची को सबसे नीचे और संघ सूची को सबसे ऊपर और समवर्ती सूची को बीच में रखा गया है, यही इसका कहने का मतलब है। और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है, ठीक है। संघ सूची राज्य सूची टकराव होने पर जो ऊपर रहेगा, जो बड़ा रहेगा, वही क्या बनाएगा? वही कानून बनाएगा, वही नियम बनाएगा, ठीक है। अगर दो के बीच टकराव होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, यहाँ आप समझ लो थोड़ा सा। ये मान लो सबसे ऊपर है संघ, फिर है समवर्ती और फिर है राज्य। अब देखो ये तीन कैटेगराइज बांटे गए हैं और इनको ये पहले नंबर, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से रहे, अगर इनमें टकराव होता है तो ये कानून बनाएंगे, इनमें टकराव होता है तो ये कानून बनाएंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा वो कानून बनाएगा, ठीक है। टकराव की स्थिति में जो बड़ा होगा वो कानून बनाएगा, यही बात बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाना चाहिए, ठीक है, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। मतलब अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत से, कितनी बहुमत से? 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि जो राज्य सूची का विषय है, जो राज्य सूची का विषय है वो संसद को बनाना चाहिए, तो उसमें 2/3 बहुमत अगर होगा तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखो, अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी शक्तियाँ केंद्र में, मतलब राष्ट्रपति के पास में आ जाती है, ठीक है, केंद्र में हो जाती है। तो उस दौरान राष्ट्रपति शासन आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो अगर पूछेगा जब आपातकाल रहेगा तो उस समय राज्य सूची पर विषय कौन बनाएगा? तो राज्य सूची पर विषय संसद बनाएगी, ठीक है। संसद मतलब संघ बनाएगी, ये आपको याद रखना है। और ये आपको अब चलना है याद करनी, देखना है कि पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको पता होगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण एवं निवारक अधिनियम 1974, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, और फिर अगर हम बात करें मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, देखो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, संसद द्वारा राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता के लिए केवल कानून बना सकती है, ठीक है। तो अब देखो जो अंतर्राष्ट्रीय बात रहेंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद, ठीक है। वो केंद्र सूची का विषय माना जाएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते पर कानून बनाता है। अब कह रहा है संसद राज्य सूची के किसी मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौते के लिए कानून बना सकती है। तो हमेशा अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला रहेगा तो उस पर कानून बनाएगा संसद, राइट, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, अब देखो अगर पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, देखो आपातकाल लगा रहता है, कब? आपातकाल उसको बोलते हैं जब पूरे देश में आपातकाल लगा रहता है, लेकिन जब राज्यों में आपातकाल लगा रहता है तो उसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे,
जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद ही कानून बनाएगी, आपको इतना याद रखना है। जब राष्ट्रपति शासन रहेगा तो कानून कौन बनाएगा? तो कानून संसद बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जानते हैं। भारतीय सेवाएं IAS, ठीक है, IAS आपको पता है, IAS, IPS मतलब IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS मतलब IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, देखो इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा मतलब ICS, तो देखो ICS के स्थान पर IAS कर दिया गया। मतलब पहले जो IS है आज, उसका पहले नाम ICS हुआ करता था। ठीक है, और भारतीय पुलिस मतलब IP के स्थान पर IPS कर दिया गया। ठीक है, इंडियन पुलिस था, उसके स्थान पर अब IPS कर दिया गया, और जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 ईस्वी में भारतीय वन सेवा मतलब IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। तो ये देखो, ये 1947 में IAS और IPS IAS और IPS 1947 में बना दिए गए थे, लेकिन 1966 में IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये बनाया गया। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 312 में संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। तो अगर आपसे ये कभी पूछेगा कि IAS IAS IPS और IFS किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 312। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका फुल फॉर्म आपको याद करना है, और इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये होते। ठीक है, ये बाद में बना, ये 1966 में बना, और ये 1947 में बना दिए गए। ठीक है, आपातकालीन के, देखो जब आपातकाल के अवधि में संबंध क्या होता है, आपातकाल जब लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, और आपको पता है आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। हालांकि हम आपातकाल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगता है तो इस पे जो अधिकार होता है पूर्णतया केंद्र का सरकार हो जाता है। ठीक है, राज्य पर पूर्णतया केंद्र नियंत्रण अधीन हो जाता है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब तक आपातकाल रहेगा तब तक केंद्र शासन उस पर करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जब राज्यों में आपातकाल होता है, मतलब राष्ट्रपति शासन, जब राज्य में आपातकाल होता है तो उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, वो 356 के तहत लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वहाँ भी स्वयं राष्ट्रपति निर्देश देता है। इस स्थिति में राज्यपाल या उसका शक्ति का प्रमुख होता है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल कार्य सरकारी कर्मचारियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो ये वित्तीय आपात होता है। और याद रखना, अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि कौन सा आपातकाल है, कौन सा अनुच्छेद है कि जो अभी कभी भी लगाया नहीं गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। वित्तीय आपात अभी भारत में कभी नहीं लगा है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए था, और जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।